Good evening, everyone. So today, Good evening, ma'am. good evening. So today we are gonna discuss the last chapter of civics, that is the outcomes of democracy. ठीक है? पिछले वाले चैप्टर, मैम हाँ बेटा, मैम मेरे को पॉलिटिकल पार्टीज के तो शुरुआत करते हैं चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलके बना है, डेमोस और क्रेटोस। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करके डेमोक्रेटो, और फिर बाद में उसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम डेमोक्रेसी कर दिया गया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी लोग, एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर। सिंस ग्रीक सबसे एंशियंट लैंग्वेज है, तो इसीलिए ग्रीक में ही मोस्टली वर्ड होते हैं, और ग्रीक ही मॉडर्न सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल थिंकिंग सारी ग्रीक से ही निकली है। मोस्टली सब्जेक्ट्स के जो वर्ड होते हैं वो हम वेस्टर्न कल्चर से ही इन्फ्लुएंस होकर के आप पढ़ने लगे हैं सिलेबस वगैरह। मोस्टली वर्ड हमने ग्रीक ही ओरिजिन है, इसीलिए मैक्सिमम जगह आपको ग्रीक या लैटिन ही मिलेगा। अगर लिटरली देखा जाए ग्रीक वर्ड्स में, इसका मतलब होता है पीपल पावर, यानी लोगों की पावर। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी एक उस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के पावर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मोनार्की, मोनार्की मोनार्क के पावर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऑटोक्रेसी यानी किसी एक या डिक्टेटर की पावर को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह डेमोक्रेसी टर्म लोगों की पावर को रिप्रेजेंट करता है। हमें इस चैप्टर में ये देखना है, जब किसी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उस कंट्री के एज अ होल, यानी पूरी कंट्री के ऊपर, और एज अ वन पर्सन यानी इंडिविजुअल्स के ऊपर। हमें ये जानना है कि अगर हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लगाएं तो क्यों लगाएं, और लगाने से क्या फायदे होंगे। ठीक है, इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या मेरिट या डिमेरिट है, वो समझाइए। ठीक है, अब कोई भी चीज कितनी अच्छी है ये इस बात से ही पता चल जाती है कि कितने ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं, है बात के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, इजी टू अंडरस्टैंड और स्पोकन बाय ऑल। More than 100 countries of the world, they claim and practice some kind of democracy. Some kind का मतलब इंडिया में जो डेमोक्रेसी चलती है जरूरी नहीं हर जगह सेम तरह की डेमोक्रेसी फॉलो हो। लोगों के हाथ में ही पावर होगी, हो सकता है गवर्नमेंट बनाने का तरीका, इलेक्शन कराने का तरीका या कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरह से लिखे हुए हो, बट किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है वर्ल्ड में, मोर देन 100 कंट्रीज में। ठीक है, यानी मोर देन 100 कंट्रीज में वर्ल्ड में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सिटीजन्स को राइट्स मिले हुए हैं। क्योंकि लोगों के पास पावर का मतलब यही है कि वहां प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है, वहां एक संविधान है जिसने लोगों को पावर दिया है, लोगों के पास में राइट्स हैं जिसको लोग एक्सरसाइज करके अपनी पावर दिखा सकते हैं, और इसीलिए वहां पर प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन ही लोगों के राइट है। वो इलेक्शन में अपने राइट को प्रैक्टिस करते हैं, राइट टू वोट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी क्यों अपनाया इतने सारे कंट्रीज ने, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करती है। हर एक इंसान के वोट का वैल्यू 1 होता है, और सबको वोट करने का अधिकार है, यानी सबको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का राइट देती है डेमोक्रेसी। इसीलिए इन अ वे ये इक्वालिटी को प्रमोट करती है। मोनार्की में कोई इलेक्शन होता ही नहीं है, तो किंग या वन रूलर अपने हिसाब से सिटीजन्स की लेवल डिसाइड कर सकता है कि तुम मेरे ज्यादा क्लोज हो तो तुम ए ग्रेड सिटीजन, तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुम मेरे कम क्लोज हो तो बी ग्रेड सिटीजन, और नीचे वाले बाकी सबको स्लेव्स। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। सिंस इलेक्शन होते हैं, नेता को पावर चाहिए तो वोट मांगने होंगे, सारे लोगों को प्रैक्टिकली इक्वल बना दिया है डेमोक्रेसी ने। अगला है, जब इंसान की वर्थ होगी तो उसकी डिग्निटी भी होगी, यानी सिंस सबके पास वोट है देने को, नेता लोग जाते हैं दरों पर लोगों की कि हमें आप सपोर्ट करिए, हम विकास करेंगे। तो इन अ वे हम जो इंडिविजुअल है वो डिग्निटी फील करता है कि मेरे अंदर सम्मान है, क्योंकि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुमको वोट दूंगा तो तुम पावर में आओगे, वरना नहीं आओगे। उसके अलावा इतने सारे लोग डिसीजंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं डेमोक्रेसी में,
क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होने से मतलब है, मैं कोई काम कर रही हूँ, मोनार्क हूँ, गलत भी कर सकती हूँ, हद से हद 2-4 मिनिस्टर्स होंगे जो मेरे को एडवाइस दे सकते हैं, बट इस डर से कि कहीं गुलोटीन ना कर दूं या किसी को मरवा ना दूं, हो सकता है वो कुछ भी ना बोले। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। हर बार इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लोग गलत बात का विरोध करने से कतराते नहीं है। मोदी जी का लोग आज इतना विरोध इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर विरोध करेंगे तो इनके हारने के चांसेस हैं। ये भी डरेंगे तो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि आज से तुम चाहे कुछ भी करो, जिंदगी भर के लिए पीएम मोदी ही रहने वाले हैं, तो क्या लगता है उनकी डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होगी या बुरी हो जाएगी? जब उनको फियर ही नहीं मैम बुरी हो जाएगी। जब उनको फियर ही नहीं होगा और लोगों के पास रेजिस्ट करने का राइट ही नहीं होगा, तो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी खराब हो जाएगी। ये डिसीजन मेकिंग को इसलिए इम्प्रूव करती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो गलत बात पर रोकते हैं। ऑपोजिशन का यही काम है। अगला है प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां ढेर सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास या कास्ट को कोई प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम है पर्सनल, किसी को उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्शन नहीं होते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है, रहमो करम पर है। उनकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब किसी का मन करेगा। बट डेमोक्रेसी में वो एक वर्ग, एक क्लास है, अगर पूरी क्लास को खुश नहीं किया गया तो वो वोट नहीं देंगे। उनको देख करके, उनकी कंडीशंस को देख करके बाकी लोग इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि लोग एक दूसरे के अगल बगल ही रहते हैं। एक के पास अच्छा रिव्यू, दूसरे के पास अच्छा रिव्यू, के पास खराब रिव्यू, तो धीरे धीरे करके एक वेव हो जाती है। वो वेव ही डेमोक्रेसी का पार्ट है कि लोग क्या सोचते हैं एज अ होल। उस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत अच्छी, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए रिजॉल्व कर पाती है क्योंकि वो सबको बोलने का मौका देती है, ठीक है। कि तुम भी बोलो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, सब लोग मिलकर के दिक्कतें बताएंगे, आपस में बैठ के पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे, जो लोग वोट करेंगे एक फेवर में, उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। ऑटोक्रेसी और मोनार्की रेजेंट को उठने ही नहीं देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व क्या करेंगे? वहां पर तो सबको दब के रहना होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कह नहीं सकते। अगला है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। बहुत बड़ी बात है, अगर तुमने एक बार एक पार्टी को गलत वोट दे दिया तो अगली बार अपनी गलती सुधार के सही पार्टी को दे दो। एक बार किसी गवर्नमेंट ने गलत बिल ला दिया, तो अगली बार गवर्नमेंट चेंज होगी तो बिल सही भी कर देंगे। तो मिस्टेक्स को करेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका देती है डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों के हाथ में पावर है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हैं, आप उनकी सिचुएशंस को वो ओवर द इयर्स इंप्रूव कर सकते हैं, इसीलिए मिस्टेक्स भी करेक्ट हो सकती हैं। मोनार्की में, ऑटोक्रेसी में, आशा तुम्हारा पीछे से बहुत डिस्टरबेंस है, माइक ऑफ कर लो। मोनार्की में या फिर ऑटोक्रेसी में कभी भी मिस्टेक्स करेक्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक तरह से। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। मैम एक्चुअली जो मैनिफेस्टो पार्टीज जो पब्लिश करती हैं मैम, उसका कोई गारंटी होता है? यानी कि जैसे कि उन्होंने कुछ लिखा और फ्यूचर में उन्होंने उसको डिनाई किया एक बार पावर में आने के बाद। डिनाई नहीं कर सकते हैं, पूरा ना करे ये पॉसिबल है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब ही यही होता है कि मैनिफेस्टो इज काइंड ऑफ प्रोमिसेस दैट यू आर डूइंग। अगर कोई आपसे वोट मांगने आएगा तो एक तरह, अगर वो मैनिफेस्टो में कुछ लिख के है, वो जगह जगह प्रचार करते हैं, बोल रहे हैं कि हम किसानों के खातों में इतना पैसा डालेंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, एक तरह से मैनिफेस्टो एक पार्टी का पूरा प्रोमिसेस है कि वो क्या देगी आपकी पावर में। अगर वो उन्हें पूरा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पूरा नहीं करते तो अगले इलेक्शन में लोग उन्हें चूज नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ क्राइम to not fulfill your promises. You can always break them, but then you break trust also. अगर आप promises को भी पूरा नहीं करेंगे तो लोग आप पर भरोसा ही नहीं करेंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे तो अगली बार वोट नहीं देंगे। यही तो सबसे बड़ी सजा है, समझ गए? यस मैम। allows room to correct mistakes हमने समझ लिया। लास्ट है डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। यानी डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट है जो सबको भी मौका देती है, इंडिविजुअल्स को भी, एज अ कंट्री होल को भी मौका देती है, सब लोग पार्टिसिपेट करो और आकर के किसी एक गोल की तरफ चलते हैं। सिटीजन्स
अच्छे एटमॉस्फेयर का, जहाँ फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, उनका फायदा अपने पर्सनल गेन के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी कंट्री है जहाँ पर लड़कियों को मेडिकल पढ़ना ही अलाउड नहीं है, एयरफोर्स में जाना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कंट्री एक डिक्टेटर चलाता है, उसको लगता है लड़कियां केवल घर का ही काम कर सकती है। वो पर्सनल इंसान का डिसीजन है, सब लोगों ने नहीं लिया, लेकिन वो डिसीजन सबको मानना पड़ रहा है, और इस चक्कर में कई सारी लड़कियां जो पायलट बनना चाहती, एयरफोर्स में जाना चाहती, वो अपना गोल फुलफिल नहीं कर पाएंगी, इस वजह से, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसी नहीं है। उनके घर वाले भले ही मना ना कर रहे हो, बट अलाउड ही नहीं है कंट्री में। डेमोक्रेसी सिंस इतना इनेबलिंग एटमॉस्फेयर देता है, जिसको जो करना है करो, उस केस में इंसान अपने पर्सनल गोल्स को भी फुलफिल करता है, क्योंकि हर जगह एंट्री होती है, हर कुछ करने की फ्रीडम होती है आपको, एज लॉन्ग एज आप टेररिस्ट ना बनना चाहें। कुछ गलत कामों, हीनियस क्राइम्स को छोड़ करके बाकी सारी चीजों के लिए जो भी अच्छी और पॉजिटिव और डेवलप प्रोग्रेसिव है, उन सब की तरफ डेमोक्रेसी ले जाती है, क्योंकि वो सबकी बातों पे चलती है, हर एक इंसान उसमें स्टेक होल्डर है। ठीक है, बहुत प्रोग्रेसिव या मॉडर्न आइडिया है डेमोक्रेसी, इसीलिए सक्सेसफुल है। ठीक है, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम? ठीक है, the democracies are different from each other in terms of social situation. मैंने पहले ही कहा है कि हर एक कंट्री में एक तरह की डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती। तो पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, बट वहां से सोशल कंडीशंस अलग हैं वीमेन के लिए। हर एक कंट्री के इकोनॉमिक अचीवमेंट्स भी अलग होते हैं, कोई कंट्री ज्यादा पैसे कमा रही है, ज्यादा रिच है, कोई कम है, और हर एक कंट्री का कल्चर भी अलग होता है। आपको डेमोक्रेसी के आउटकम्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देखने को मिलेंगे, और जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि वो कंट्री के पास पैसा कितना है। कंट्री बहुत लिबरल है, लेकिन अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस खोलने के लिए कंट्री के पास पैसा ही नहीं है, कंट्री उतना अच्छा परफॉर्म, आपको डेमोक्रेसी का आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कंट्री में डेमोक्रेसी है, ये कंट्री में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास और भी इनेबलिंग कंडीशन, यानी डेमोक्रेसी तो इज वन फैक्टर, दैट मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपको प्रोहिबिट नहीं कर रही। उसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि कंट्री में कितनी इकोनॉमिक वेलबीइंग है, सोशल डिफरेंसेस, यानी सोसाइटी में लोग एक दूसरे से कास्ट में टॉलरेंट हैं या फिर झगड़ते ही रहते हैं आपस में। सोशल ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा करते हैं कि कोऑपरेट ज्यादा करते हैं, यानी सोशल, यानी सोसाइटी में जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट है, वो एक दूसरे के साथ में चिढ़के ज्यादा रहते हैं या फिर कोऑपरेट ज्यादा करते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज का कल्चर है, बहुत सारे स्टेट्स में आप जाएंगे तो वहां बहुत कोऑपरेटिंग और वेलकमिंग कल्चर है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था इंग्लिश में एक चैप्टर कि आई थिंक इट वाज अबाउट आंध्रा या कर्नाटका, वेयर द पीपल, बेंगलुरु के आसपास मैसूर, वेयर द पीपल आर सो वेलकमिंग। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर आउटसाइडर्स को उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये सोशल डिफरेंस है। जब आउटसाइडर को अच्छा नहीं मानते तो डेमोक्रेसी होते हुए भी वो आउटसाइडर्स को इक्वल मौका नहीं देंगे। तो इकोनॉमिक वेलबीइंग, सोशल डिफरेंस, इतने तरह की लड़ाई झगड़े वहां होते हैं, इतनी इनइक्वालिटी है। डेमोक्रेसी है लेकिन लड़कों के लिए सारी डेमोक्रेसी लड़कियों के लिए नहीं है, अपर कास्ट के लिए है, लोअर कास्ट के लिए नहीं है। और फाइनली द फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि डेमोक्रेसी है, वोट करने का राइट है, लेकिन फिर डिग्निटी नहीं है, अछूत को अछूत ही मान रहे हैं, आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। जैसे बहुत बार लोग मोदी के लिए भी बोलते हैं कि मोदी मीडिया के पास है, गोदी मीडिया, बाकी लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते ये। तो और भी तरह की आजादी है या नहीं, इन सब फैक्टर में भी डेमोक्रेसी का आउटकम डिपेंड करेगा। किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये सो कॉल्ड 6-7 फैक्टर्स अगर ये नेगेटिव है, वहां पर आउटकम उस कंट्री में डेमोक्रेसी का नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, हम पैरामीटर्स पे बात कर रहे हैं चेक करने की, और हम किस तरह से इसको लगाएं। ठीक है, हम डेमोक्रेसी को कैसे आउटकम्स अच्छे लाएंगे। पहला फैक्टर है पॉलिटिकल आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे जो बेसिक आउटकम होता है डेमोक्रेसी का, वो ये होता है, अगर ऊपर वाले फैक्टर सब ठीक है, तो सबसे बेसिक जो आउटकम तुम्हें देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी का, वो ये है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट देता है तुमको जो कि अकाउंटेबल है, यानी कि उसके ब्यौरा रख सकते हो, क्या काम किया तुमने। अकाउंटेबल मतलब मेरे को बताओ क्या क्या तुमने किया और इतने जो बोला वो किया कि नहीं किया। रेस्पॉन्सिव, क्वेश्चन पूछोगे उनको आंसर देना होगा। और लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब हमने लेजिट यानी सही लॉ के तरीके से चुन के उनको वहां बैठाया है, वो किसी का कत्ल करके नहीं गवर में आए हैं। ठीक है,
तो पॉलिटिकल आउटकम में पहला आउटकम ये है कि डेमोक्रेसी जो कि ऊपर दिए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छी किसी कंट्री में एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट लाती है, ठीक है, जो कि लोगों के भावनाओं को यानी उनके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने, अकाउंटेबल माने, उनकी नीड्स, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी वो चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करे। इस तरह की गवर्नमेंट मोस्टली अच्छी डेमोक्रेसीज में होती है, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करके डिस्कस किया गया है कि पॉलिटिकल आउटकम ऐसा होना चाहिए, बट किस किस तरह के व्यूज हैं, कैसे होते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत क्विक और एफिशिएंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे रशिया में पुतिन है, बहुत जगह मोनार्क भी हैं अभी भी कंट्री में, आई थिंक सऊदी अरेबिया में प्रिंस चलाता है, और भी एक दो कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रिंस रूल करते हैं, ठीक है। भूटान में भी आई थिंक अब इलेक्शन होने लग गए बट वहां पे भी किंग है। तो या इस तरह में क्विक, नॉर्थ कोरिया को ले लो, जो रूलर्स, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट सिंगल इंसान के हाथ में है, तो डिसीजंस जो होते हैं दे आर वेरी क्विक। और अगर अच्छे डिसीजन है तो वो एफिशिएंट भी होंगे, क्योंकि पूरी पावर एक इंसान के हाथ में है, तो फटाक से उसने एक डिसीजन लिया और सब लोगों को बात माननी पड़ेगी, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज फॉलोअर। कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें कोई आपको अपोज कर सके, कोई बहस करे आपके साथ, आपके खिलाफ धरना, रैली, प्रदर्शन करे, ये सब होगा ही नहीं। टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। डिसीजंस विल बी क्विक एंड एफिशिएंट। बहुत लोग ये मानते हैं कि इस इन अवेयर मोनार्की ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन ला सकती है। किसी चीज को लगातार चेंज करना है, उसके लिए तुमको क्या चाहिए? कोई तख्ता पलट वाला इंसान चाहिए जो फटाफट डिसीजन ले, अपने हिसाब से काम करे, दुनिया की ना सुने ज्यादा, ठीक है। वो ही सब कुछ बदल पाएगा। डेमोक्रेसी है रेलम रेल, रेलगाड़ी चलती चली जा रही है एक पटरी पर, तो बहुत कुछ ज्यादा तुम उससे रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस चलती है, ठीक है। हर बार आएगी गवर्नमेंट, हर बार गवर्नमेंट का वही काम होगा, सबकी सुनेगी, काम करेगी, कुछ भी रिस्क से फ्री है डेमोक्रेसी। इतना रिस्क कोई नहीं लेता डेमोक्रेसी में, सबको डर होता है दोबारा चुने जाएंगे या नहीं। लेकिन मोनार्की में डिसीजन क्विक होते हैं, रिस्की भी होते हैं, समटाइम्स दे कैन टेक रिस्क ऑल्सो, क्योंकि सब कुछ पावर उनके हाथ में है। और इम्प्लीमेंटेशन भी टफ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते किसी को निकालने से पहले, फायर करने से पहले, या बाकी उनकी बात यदि ना मानी जाए डायरेक्शंस, तो किसी को उसके पद से हटाने से पहले, सजा देने से पहले, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, क्योंकि उनकी वो पावर किसी की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम करेंगे तो छिन जाएगी, इसीलिए वो इतना सोचते नहीं है कि ठीक है बाद में देखेंगे, जल्दी अभी करते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी में हर इंसान करने से पहले कोई काम 10 बार सोचता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उसको इम्पैक्ट करती है, उसके पर्सनालिटी को, लाइक अ सेलिब्रिटी। डेमोक्रेसी इज लाइक अ सेलिब्रिटी। अगर लोग तुम्हें हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं तो तुम्हें इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी इमेज को खतरा है। दैट्स व्हाट हैपेंस। और मोनार्की में कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है, इट्स लाइक ऑल पावर विद मी। मैं सेलिब्रिटी हूँ और सेलिब्रिटी मैं हूँ, ये डिसाइड भी मैं ही कर रहा हूँ, पब्लिक डिसाइड नहीं कर रही है। इट्स विन विन फॉर द पर्सन हु इज होल्डिंग पावर, ठीक है। डेमोक्रेसी आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन और निगोशिएशन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सबको पावर देने का एक ही मतलब है कि सब लोग बैठ करके डेलिब्रेट करें, निगोशिएट करें और फिर बेस्ट डिसीजन आए। मोनार्की में बहुत बार रिस्की डिसीजंस की वजह से वर्स्ट डिसीजंस भी आते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी रिस्क फ्री है। एकदम बुरे डिसीजन लोग नहीं लेंगे, हो सकता है एकदम अच्छे ना लें, कि बहस कर रहे हैं तो बेस्ट आउटकम ना निकल आए, बहस ही करते रह जाए, कोई मिडिल ग्राउंड चूज कर ले। मोनार्की की तरह एकदम क्विक ना लें, लेकिन डिले से लेंगे डिसीजंस, लेकिन रिस्क फ्री स्टेबल डिसीजंस डेमोक्रेसी लेती है। और इस तरह के डिसीजंस डेमोक्रेसी में होते हैं जो सारे लोगों को एक्सेप्टेबल हो सकता है मोनार्की में डिसीजन बहुत अच्छा हो, लेकिन मेजोरिटी उस डिसीजन को फेवर ना करती, ठीक है। और जैसे कि मोनार्क है, उसको उसने एक वो बोला कि हमारे यहाँ फोर्स में या फिर सेना में बस वही लोग आएंगे जिनके 100 वेट कैटेगरी के होंगे, या फिर इतना कम राइफल में इतना इतना फायरिंग पर सेकंड या पर मिनट में करेंगे। ऑब्वियसली अगर वो क्राइटेरिया है तो वो बेस्ट क्राइटेरिया है, मोनार्क ने अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल और लोगों को मौका नहीं दिया, गर्ल्स को मौका नहीं दिया, दोनों की फिजिकल पावर सेम तो होती नहीं है। लेकिन मोनार्क विल से कि नहीं भाई,
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल का ज्यादा जरूरी है, इक्वालिटी का मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो दोनों की एकदम सोच ही अलग है, समझ गए। डेमोक्रेसी में वो डिसीजन होंगे जो सबके लिए अच्छे होंगे, हो सकता है एवरेज हों लेकिन हर एक इंसान को एक्सेप्टेबल होंगे। मोनार्की में इफेक्टिव डिसीजन हो सकते हैं, बट हो सकता है कि वो डिसीजन बेस्ट हो बट मेजोरिटी को नहीं, कुछ माइनर लोगों को ही वो डिसीजन अच्छा लगे। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है जो भी लॉ बनाए जाए वो किसी नॉर्म या प्रोसीजर से बनाए जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक लॉ को प्रॉपर एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी हमारे यहाँ तो कोर्ट भी एग्जामिन करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया है तुमने कि नहीं। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाएगा तो जुडिशरी उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन मोनार्की में ये सब नहीं होता, ठीक है। प्लस उसके अलावा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अलावा भी सिटीजन्स को बहुत मौके देती है पार्टिसिपेट करने के पॉलिटिक्स में। प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हो, स्टूडेंट यूनियन बना सकते हो, ट्रेड यूनियन में जा सकते हो, वर्कर्स यूनियन में जा सकते हो, रैली में जा सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह का मोबिलाइजेशन तुम कर सकते हो, आमरण अनशन कर सकते हो, समझ गए। आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांग सकते हो गवर्नमेंट के बारे में, प्रेस में उनके खिलाफ ले सकते हो। तो गवर्नमेंट पे और भी तरीके हैं प्रेशर डालने के, वोट की धमकी के अलावा। वोट की धमकी तो तुम्हारा बेसिक राइट है, तुमको वोट करने के लिए दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का। मैगजीन छापो, न्यूज़पेपर छापो, जो मर्जी आए सो लिखो, प्रेशर ग्रुप बनाओ, मूवमेंट्स लोग जो अभी करते हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट या इधर उधर, थिंक टैंक होते हैं डेमोक्रेसी में जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की, रेडियो टेलीविजन पे उनके शोज आते हैं कि किस तरह से पब्लिक की ओपिनियन को शेप करना है। डेमोक्रेसी और भी बहुत तरह के मौके देती है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बार गवर्नमेंट लोगों से एडवाइस मांगती है, आप क्या सोचते हैं, जैसे इस वाले बोर्ड वाले केस में लोगों बच्चों से या पेरेंट्स से एडवाइस मांगी कि आपको क्या लगता है कि हमें बोर्ड कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। इस तरह से और भी बहुत मौके हैं तुम्हारे पास डिसीजन या पार्टिसिपेट करने के। सदमा दे रहा क्या बेटा? मैम, ये लोग कितने गंदे हैं, न्यू ईयर के टाइम सदमा दे रहे हैं कि बच्चा न्यू ईयर बिना मनाए और रोने लगे। ये एक और भी तरीके है जिससे तुम्हें डिसीजन मेकिंग में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। वोट नहीं भी दे रहे तब भी क्या, कुछ और भी तरीके हैं जिससे तुम पॉलिटिक्स में आ सकते हो। मोनार्की ये सब मौके नहीं है। मैम लेजिटिमेट गवर्नमेंट का आप एक बार मतलब बता दोगे? मतलब वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है लेजिट। लेजिट हाँ। लेजिट का मतलब लॉ के हिसाब से। जैसे तुम तुम्हारे फादर की लेजिटिमेट डॉटर हो, तो क्योंकि तुम इसलिए नहीं कि उनकी हो, अगर शादी नहीं हुई होती तुम्हारे फादर की तुम्हारी मदर से तो इलेजिटिमेट हो जाती, सेम फादर की बेटी होने के मतलब बाद। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई दूसरा नाम लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? नहीं, लेजिटिमेट का मतलब जो लॉ के हिसाब से है। तो डेमोक्रेसी तो लॉ के हिसाब से ही होती है। हाँ, डेमोक्रेसी में प्रॉपर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, इसीलिए उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट होती है। बट लेजिटिमेट वर्ड का मतलब है कि लॉ के हिसाब से है। मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट टाइप है, मतलब उसका ईल्ड है वो। करेक्ट, उसका ईल्ड है। लेकिन लेजिटिमेट वर्ड का एकदम मतलब ये है कि आउट ऑफ लॉ, समझ गए। जैसे कि अच्छा। मैंने यही एग्जांपल दिया कि तुम्हारे फादर की बेटी दोनों ही कंडीशन में हो, एक कंडीशन में मॉम डैड ने शादी की है, एक कंडीशन में मॉम डैड ने शादी नहीं की है, ठीक है। जिस कंडीशन में की है उसके पास प्रॉपर लॉ फॉलो हुआ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, क्योंकि शादी होना प्रॉपर कानूनी होता है, उस केस में तुम लेजिटिमेट डॉटर हो जाओगी। दूसरे केस में अगर उन्होंने शादी नहीं की है तो तुम सेम माँ बाप की बेटी होने के बाद भी इलेजिटिमेट हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने लॉ फॉलो नहीं किया, समझ गए, शादी नहीं की। तो सेम आउटकम, अगर अच्छा भी लीडर बैठा है पोजीशन पर और प्रॉपर इलेक्शन मशीनरी से नहीं बैठा, वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है। यहाँ पर वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट इसीलिए होती है क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट करके लोग लॉ के थ्रू उनको बैठाते हैं पावर में, समझ गए। और मोनार्क की पावर खुद अज्यूम की हुई होती है, कोई देता नहीं है उसको, एक्सेप्टेड नहीं है बाय ऑल, किसी लॉ से नहीं आती, इसीलिए उसकी पावर लेजिटिमेट नहीं मानते, समझ गए। यस मैम। ओके, डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ हम समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी लोगों को मौका देती है डिसीजंस में इन्वॉल्व होने का। डेमोक्रेसी है वो लोगों के नीड्स के लिए भी बहुत अटेंटिव है। ऐसा माना जाता है
कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम करप्शन होती हैं और लोगों की नीड्स के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच से ही उठ करके वो रिप्रेजेंटेटिव निकले होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। बट इन रियलिटी हालत काफी खराब है। बट एक्चुअली डेमोक्रेसी बाकी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेस करप्ट है। मोनार्की में करप्शन ज्यादा होगा, ओलिगार्की में और ज्यादा होगा। डेमोक्रेसी में सिंस आपके बीच का ही इंसान संसद में जाके बैठा है, इन अ वे वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा, तो करप्शन कम होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के आउटकम को एक्सपेक्ट अगर किया जाए, किसी भी डेमोक्रेसी को नापने का कि कितनी अच्छी है, तीन तरीके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहां पर इलेक्शन फेयर तरीके से होते हो, माल प्रैक्टिस कोई ना होती हो इलेक्शन में, और फ्री है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कराने के लिए चार्ज किया जा रहा है लोगों से। पब्लिक डिबेट होती है, जो भी मेजर पॉलिसी है और मेजर बड़े लॉ हैं उसमें अच्छी पब्लिक डिबेट, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है अगर। और राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जिसको मैं आरटीआई बोल रही थी, वही है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि लोगों के पास में ये अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट जिस तरह से फंक्शन कर रही है वो इंफॉर्मेशन वो मांग सके गवर्नमेंट से। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, कुछ चीजों में आरटीआई अलाउड है, कुछ चीजों में नहीं अलाउड है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन लगा के गवर्नमेंट से उनके इंटरनल डेटा मांग सकते हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं। पर ये सब हो रहा है किसी कंट्री में, तो मतलब वो डेमोक्रेसी ठीक है। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी कंपैरेटिव परफेक्ट तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली सक्सेसफुल है। ये तो है पॉलिटिकल आउटकम्स, जो लोग कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मोनार्की से हमने कंपेयर किए। और ओवरऑल पॉलिटिकल आउटकम्स का कैसे मेजर किए जाएं कि अच्छे हैं, तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो जिस भी तरह का पॉइंट को पूछा जाता है। अगला है डेमोक्रेसी के का आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम। ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटकम्स के में है कि इकोनॉमिक आउटकम को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि इनइक्वालिटी कितनी कम हुई है, गरीबी कितनी कम हुई है इस पे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका ही डेवलपमेंट होना चाहिए, अमीरों का भी और गरीबों का भी। और डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि इनइक्वालिटी कम होती जाए, ये नहीं कि अमीर और इनइक्वालिटी कम होने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी आने से पहले ये अगर पुअर है ये है रिच, डेमोक्रेसी के कुछ टाइम के बाद ये ऐसे 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 करके फाइनली इक्वल लेवल पे आना चाहिए। ये नहीं है कि इतना पहले था फिर ये हो गया, गरीब और अमीर हो गया, तो कितनी इनइक्वालिटी कम हो रही है। ठीक है, यानी इतना इक्वल की तरफ बढ़ रहे हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब कि इनइक्वालिटी कम हो रही है यानी इक्वालिटी बढ़ रही है, कितना इक्वल की तरफ बढ़ रहे हैं। और पावर्टी कितनी कम, यानी गरीबी कितनी कम हो रही है, जो कि इन अ वे रिलेटेड ही बात है। ठीक है, जो लोग बॉटम ऑफ सोसाइटी का पार्ट है, यानी जिनके पास बहुत कम इनकम है, ठीक है, वो लोग बहुत कम मिनिमम चीजों के साथ सरवाइव करते हैं। कुछ लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ और इनकम है। इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड लाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, पुअर लोगों को बेसिक नीड्स भी नहीं है लाइफ की, फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन। ठीक है, और पुअर किसी भी सोसाइटी का बहुत बड़ा पोर्शन होते हैं, किसी भी कंट्री में रिच जो कंपैरेटिवली कम ही होते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो अपने वोट्स को लूज करे। ठीक है, इसीलिए वो लुभावने वादे करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वोटर है वो तो गरीब ही होता है। लेकिन फिर जैसे ही मौका पाता है पावर्टी को कम करने का या गवर्नमेंट बनाने का, तो उतना काम करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। अगर सारे ही अमीर गरीब हो जाए, सारे ही गरीब अमीर हो जाएंगे, तो फिर ये लोग अपनी मतलब पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनकी गरीबी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। गरीब अगर अमीर हो गया, वो गरीबी से उठकर डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तुमसे सवाल करेगा। लेकिन अगर गरीब गरीब बना रहेगा तो उसका एक ही प्रॉब्लम होगा, खाना कपड़ा। हर बार तुम उसको सेम चीज का वादा करके उससे वोट ले सकते हो। पार्टीज क्या करती हैं, गरीबी कम, अल्टीमेटली तो पार्टीज रिच को ही सपोर्ट करती, क्योंकि रिच से उनको पैसे बहुत मिलते हैं पार्टी फंडिंग के। गरीबों को वो वादे जरूर करेंगे ये हम डेवलप करेंगे, बट करती नहीं है। नहीं करती है क्योंकि गरीब अगर ऊपर उठने लग गए, उनका वोट बैंक धीरे धीरे कटने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि गरीबों से एक ही वादा किया जा सकता है, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, और वो हमेशा उस वादे पर वोट करती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो ये पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का कंपटीशन है, उसका शिकार हो जाते हैं गरीब लोग। लेकिन अगर डेमोक्रेसी अच्छे से सरवाइव कर रही है, गवर्नमेंट अच्छी बन रही है, तो हमें ये देखने को जरूर मिलेगा डेमोक्रेसी में कि इनइक्वालिटी कम हो रही है और गरीबी कम हो रही है उस कंट्री में। इंडिया ने भी ओवरऑल
आई थिंक 20% गरीबी कम कर ली है। पहले हमारी एब्सोल्यूट पावर्टी 45% थी, नाउ इट इज नियरली 22%। हम काफी गरीबी रेखा से काफी लोगों को ऊपर निकाल दिया हमने पिछले कुछ सालों में। अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब, वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अगल बगल की कंट्री से तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, तुम किस तरह का बिजनेस करते हो। ऑयल, तुम कुवैत हो अगर तो फिर तुम ऑयल का बिजनेस करते हो, तुम्हारी जमीन के नीचे तेल ही तेल है, ठीक है। अगर तुम्हारी जमीन के नीचे कोल या आयरन है तो तुम मेटल इंडस्ट्री भी ज्यादा होंगी तुम्हारे यहाँ। तो किस तरह के रिसोर्सेज है, इस पे भी ग्रोथ डिपेंड करती है। उसके अलावा तुम्हारी कंट्री में कितने लोग हैं, वर्कर्स हैं भी या नहीं। कहीं चाइना जैसी सिचुएशन नहीं है कि पॉपुलेशन बुढ़ी होती जा रही है, वर्कर्स की कमी है। यूरोप की कुछ कंट्रीज जहाँ वर्कर्स की ही कमी है, ऐसा है, लेकिन वर्कर ही कोई काम करने वाला ही नहीं है। इस तरह की चीजों पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। लेकिन इसके अलावा डेमोक्रेसी जो इस इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेमोक्रेसी जो फैक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में एक और है इन सारे फैक्टर्स के अलावा, डेमोक्रेसी क्या फर्क डालेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। अगर कोई कंट्री ये सारी चीजों में, अच्छी पॉपुलेशन साइज है, ग्लोबल सिचुएशन भी ठीक है, अगल बगल की कंट्री से ढंग के रिश्ते चलते हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है कंट्री के पास, तो ऐसी कंट्रीज में आपको इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंक्लूसिव का मतलब सबका साथ सबका विकास, समझ गए। ऐसा Yes, नहीं है ma'am. कि ग्रोथ केवल एक इंसान की होगी। डेमोक्रेसी का ये आउटकम है कि सबका साथ सबका विकास कराएगी डेमोक्रेसी। लेकिन स्टडीज ये दिखाती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज में कम होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का फ्री देने में भी चला जाता है लोगों को, ताकि गरीबों को और दिक्कत ना आए। तो वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, डेमोक्रेसी वेलफेयर के बारे में भी सोचती है। हमारी कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का काफी पैसा लॉस होता है गरीबों को बहुत सारी चीजें फ्री देने में। तो सारा पैसा अगर वो बिजनेस में लगाते, में भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी जिस तरह से नहीं सोचती, डेमोक्रेसी सोचती है वेलफेयर, सबके डेवलपमेंट के बारे में। इसलिए बहुत सारी चीजें मिनिमम रेट पे, फ्री रेट पे दे दी जाती हैं ऐसी जगहों पर। डेमोक्रेसी का रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोनार्कीज के कंपैरिजन में कम है। बिटवीन 1950 एंड 2000 डिक्टेटरशिप का हाईयर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है। इवन टुडे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में जो है वो, मतलब डिफरेंस नहीं, अभी भी डिफरेंस है। इन्होंने दूसरा पॉइंट गलत लिखा है, बट टुडे आल्सो डेमोक्रेसी एवरेज परफॉर्म करती है, बट कुछ डिक्टेटरशिप बहुत सही परफॉर्म करती है उसके किसके केस में, ग्रोथ के केस में। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया को ही ले लो, वहां पे हमेशा से किंग रहा है, ऑयल रिसोर्सेज है, इट हैज बिकम अ वेरी रिच कंट्री बाय ऑयल प्रोडक्शन। तो वहां पर उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट में भी 10%, 20% तक भी हो सकता है। चाइना में भी कंपैरेटिवली लेस डेमोक्रेसी है, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट नियरली 10%, 8% हमेशा कंटिन्यूअस 30-40 सालों से है। इंडिया का 5%, 6%, बिकॉज वी आर ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है, बात ठीक है, बट एम ही यही है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो डेमोक्रेसी में क्या, मोनार्की और जगह भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट बेकार था उसमें। अब बचा है हमारे पास सोशल आउटकम्स, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोगों को ये पूरा आज खत्म करना है या फिर अगली क्लास के लिए कुछ रखें? अगली क्लास। आप अगली क्लास अब कब होगी? सीधा मंडे ना? हाँ, सोच लो, 2 मिनट का टाइम है। अभी मैं वैसे भी पढ़ा नहीं रही हूँ, पढ़ाऊंगी तो फिर अब एंड करके मीटिंग दूसरे सेशन में